सभी को नमस्कार। भारतीय विचारकों के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज हम सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक विचारों को जानना शुरू करेंगे और 3 या 4 वीडियो लेक्चर में इसको पूरा करने की कोशिश भी करेंगे। सुभाष चंद्र बोस हमारे लिए एक जाना पहचाना नाम है। बहुत कम स्वतंत्रता सेनानियों को इतनी पॉपुलैरिटी या प्रसिद्धि मिली है जितनी सुभाष चंद्र बोस को मिली है। अहिंसात्मक विरोध के लिए गांधी जी को और एक मिलिटेंट रिवॉल्यूशन के लिए या मिलिटेंट एक्शन के लिए अंग्रेजों के खिलाफ, उसके लिए सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह तो ऐसे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जो एक नायक के रूप में जिनकी छवि है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक जीवन के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, उन्होंने जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई उसके बारे में या उनकी बहादुरी के किस्से बहुत मशहूर हैं। लेकिन हम यहाँ पर उसके राजनीतिक विचारों को या उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे कि उनके विचार आखिर समाजवाद के बारे में, आंदोलन के बारे में क्या विचार थे उनके। तो आज हम देखना शुरू करते हैं। तो उनके जीवन के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा उनकी एक जानकारी ले लेते हैं, एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। वो पहले तो ये थी कि वो पहले तो बोस वाज नॉट ए पॉलिटिकल फिलोसोफर इन द सेंस दैट लाइक प्लेटो, एरिस्टोटल और इन इंडियन थिंकर अरविंदो घोष, एम.एन. रॉय। ही वाज एक्चुअली ए फ्रीडम फाइटर। वो वास्तव में एक स्वतंत्रता, उनका लक्ष्य जो था वो देश को आज़ाद कराना था। आज़ादी के लिए उन्होंने सारी उम्र संघर्ष किया और उसी के लिए अपनी कुर्बानी भी दे दी। तो उनका कोई फिलोसफिकल आइडिया डेवलप करना उनकी ज़िंदगी का उद्देश्य नहीं था। लेकिन उनके आज़ादी की लड़ाई के दौरान जो उन्होंने समय समय पर विचार पेश किए, लेक्चर दिए, आर्टिकल्स लिखे या फिर उन्होंने तो किताबें भी लिखी, इंडियन स्ट्रगल और इंडियन पिलग्रिम, उनसे हमें उनके विचारों का पता लगता है, उनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी का पता लगता है। एक्चुअल में उन्होंने कोई सैद्धांतिक रूप से कोई ऐसा आइडिया नहीं दिया जो कि पॉलिटिकल फिलोसफर जनरली देते हैं। लेकिन उनके पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में उनका अपना एक दृष्टिकोण था, उसको हम समझेंगे। तो एक तो पहले तो उस सेंस में फिलोसफर नहीं थे। ही वॉज मेनली ए मिलिटेंट फाइटर एंड ए रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट लीडर। वो एक राष्ट्रवादी नेता थे जिनके लिए देश सर्वोपरि था। देश की आन बान शान उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती थी। इसके लिए चाहे लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे किसी दुश्मन के साथ कोई समझौता करना पड़े या फिर फासिस्ट ताकतों के साथ ही क्यों न समझौता करना पड़े, देश को आज़ाद करवाने के लिए और देश को मजबूत बनाने के लिए। ही वॉज ग्रेट रियलिस्ट पॉलिटिकल थिंकर। ही डोंट बिलीव इन द नॉन वायलेंस मेथड ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज फेमस फॉर हिज नॉन वायलेंस इन सत्याग्रह। महात्मा गांधी हिंसा के बड़े पुजारी थे, हिंसा का किसी भी रूप में विरोध करते थे। लेकिन गांधी जी उनको एक आइडियलिस्ट मानते थे। वो मानते थे कि आइडियलिस्ट आइडियाज़ हैं वो जो थे वो एक किस्म से नैतिकता को इससे जोड़ते थे राजनीति से, और राजनीति में नैतिक रहना पसंद करते थे गांधी जी। लेकिन सुभाष जी कहते थे कि राजनीति में रियलिस्ट होना चाहिए, वास्तविकता देखनी चाहिए। यदि अंग्रेज चालबाज है तो उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करना चाहिए, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट रियलिस्ट पॉलिटिकल थिंकर। और रियलिस्ट आइडियोलॉजी में आते हैं, थिंकर में आते हैं, जिसमें पॉलिटिकल फिलॉसफी में है मैकियावली को, हॉब्स को, या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मार्गेंथो जैसे विचारकों को जिस कैटेगरी में रखते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस को हम उसी कैटेगरी में रख सकते हैं, रियलिस्ट पॉलिटिकल थिंकर्स या पॉलिटिकल लीडर के। नॉन बिलीव नहीं था नॉन वायलेंस आइडियाज़ में। और बीइंग ए पॉलिटिकल रियलिस्ट, वो पॉलिटिकल बार्गेनिंग में विश्वास करते थे। उन्होंने अपनी जो किताब लिखी है द इंडियन स्ट्रगल, उसमें उन्होंने 2-3 अध्याय में मुख्य रूप से गांधी जी की चर्चा की है। और एक अध्याय में उन्होंने मुख्य रूप से कहा कि गांधी जी ने जो है वो बार्गेनिंग पावर नहीं थी, वो बार्गेनिंग नहीं करते थे। उनकी एक बहुत बड़ी छवि थी, बहुत बड़े लीडर थे।
वो सौदेबाजी कर सकते थे अंग्रेज़ों के साथ, क्योंकि बहुत बड़ी पब्लिक उनको अपना नेता मानती थी, उनके एक इशारे पर आंदोलन के लिए तैयार हो जाती थी। लेकिन वो कहते थे बार्गेनिंग पावर नहीं अपनाते, क्योंकि गांधी जी नैतिकता में विश्वास करते थे। तो एक रियलिस्ट होने के नाते उन्होंने जो है वो पॉलिटिकल बार्गेनिंग को महत्व दिया अपनी पूरी ज़िंदगी में। ही वॉज आल्सो ए सोशलिस्ट लीडर। उस टाइम पे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी बड़ी फेमस थी। रशिया में जब रिवॉल्यूशन हुई उसके बाद जो मार्क्सिस्ट आइडियाज़ थे वो बहुत फैले। जिन्होंने हिंसा का समर्थन किया उन्होंने भी, जिन्होंने हिंसा का विरोध किया उन्होंने एक सोशलिस्ट लीडर के रूप में या सोशलिस्ट थिंकर के रूप में उन आइडियाज़ को अपनाया था। तो सुभाष चंद्र बोस भी उसी तरह थे, जिस तरह हमने इससे पहले राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी थे, या स्वतंत्रता आंदोलन में जो था जवाहरलाल नेहरू जी के विचार, बड़े झुकाव थे सोशलिज्म की तरफ। और उसी तरह सुभाष चंद्र बोस का भी एक झुकाव था। वो एक सोशलिस्ट लीडर थे, सोशलिस्ट आइडिया में बिलीव करते थे। सोशलिस्ट आइडियाज़ क्या है, जैसे सोशल जस्टिस, की समाज में सभी वर्गों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और कब सभी को ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन सोशलिस्ट होते हुए ही वाज नॉट ए ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट। ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिस्ट यानी कि मार्क्स के जो बेसिक आइडियाज़ थे, जैसे क्लास स्ट्रगल और द रिवॉल्यूशन ऑफ प्रोलिटेरिएट, वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे। क्योंकि सोशलिज्म का जो आइडिया है वो जो इंडियन थिंकर्स रहे हमारे या इंडियन लीडर्स रहे हैं उन्होंने उसको एज इट इज़ एप्लीकेबल नहीं किया। क्योंकि जैसा कि हमने लोहिया जी के विचारों में पढ़ा था कि इंडियन कंडीशन अलग है, इंडियन सोसाइटी अलग है। यहाँ पर क्लास सोसाइटी की बजाय कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, तो यहाँ की परिस्थिति अलग है। यहाँ पर हम मार्क्स को एज इट इज़ एप्लीकेबल नहीं कर सकते मार्क्स के आइडियाज़ को। तो इसी तरह वो मार्क्सिस्ट कभी नहीं कहलाए, लेकिन वो सोशलिस्ट इंक्लाइनेशन उनका ज़रूर था, समाजवाद की तरफ उनका झुकाव हमेशा रहा है। और एक दौर तो ऐसा था 1930 का दौर था कि वो पूरी तरह से जो लेफ्टिस्ट फोर्सेस थी उनकी एक आवाज़ बन गए थे। उन्होंने जब कांग्रेस से गांधी जी के विरोध करके अपना पद छोड़ा था कांग्रेस अध्यक्ष का, तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी, एक पार्टी बनाई थी और सभी कम्युनिस्ट को जोड़ने की कोशिश की थी, इकट्ठा करने की कोशिश की थी, जिनमें एक तो एम.एन. रॉय जो महत्वपूर्ण मार्क्सिस्ट विचारक रहे, हालांकि बाद में वो ह्यूमनिस्ट बन गए थे। उसके अलावा जो और मार्क्सिस्ट पार्टी थी सीपीआई वगैरह, और इसके अलावा जो थे जो कांग्रेस के अंदर जो समाजवाद की तरफ झुका, तो उनको मिलाकर उन्होंने एक लेफ्टिस्ट का मोर्चा बनाने की कोशिश की थी। तो उनकी एक आवाज़ बन गए थे, उनके एक लीडर बन गए थे सुभाष चंद्र बोस। अपने जीवन में कई बार जेल में गए, लगभग 10 बार उन्होंने जेल में गए, और कुल मिलाकर लगभग उन्होंने 8 साल अपनी ज़िंदगी के जेल में बिताए। आईसीएस के एग्ज़ाम जो उस टाइम पर बहुत कठिन होता था, इंडियन सिविल सर्विसेज एक प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम आज भी है, उस टाइम पर और ज़्यादा कठिन बनाया गया था। अंग्रेज़ों ने जानबूझकर उसको इतना जटिल बना दिया था कि इंडियन स्टूडेंट्स कुड नॉट क्लियर। तो बहुत कम इंडियन स्टूडेंट्स उसको क्लियर कर पाए थे, उनमें एक सुभाष चंद्र बोस भी थे। लेकिन अंग्रेज़ों का अधीन रहकर वो काम नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने बहुत 1-2 साल बाद ही वो पोस्ट छोड़ दी थी और फिर आज़ादी की लड़ाई में वो शामिल हो गए थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो मजदूरों की यूनियन थी, कांग्रेस पार्टी का जो अंग था, उसके भी वो प्रधान रहे, प्रेसिडेंट रहे। वो लेनिन, कमाल पाशा और बेनिटो मुसोलिनी से बड़े प्रभावित थे, और मुख्य रूप से इस बात से प्रभावित थे उन्होंने किस तरह से अपने देश को मजबूती दी है, किस तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने देश को एक मजबूत देश के रूप में खड़ा कर दिया है, एक ताकतवर देश बनाया है। तो ऐसा नहीं था कि वो फासिज्म में विश्वास करते थे या तानाशाही में विश्वास करते थे, लेकिन वो चाहते थे कि देश मजबूत बने। और इन नेताओं की, वो कमाल पाशा हुआ या फिर मुसोलिनी हुआ, इनकी इसी रूप में प्रशंसा करते थे कि इन्होंने अपने देश को मजबूत बनाया। और एज ए नेशनलिस्ट सुभाष जी जो थे वो देश को एक मजबूत नेशनल फ्रंट पर ही नहीं, इंटरनेशनल फ्रंट पर भी एक मजबूत देश बनाना चाहते थे। इसलिए इन नेताओं की तरह वो कुछ अपना प्रोग्राम लागू करना चाहते थे। बॉस एक्सेप्टेड नेसेसिटी ऑफ फॉरेन प्रोपेगेंडा फॉर अराउजिंग सिंपैथेटिक वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन फॉर द कॉज ऑफ इंडियन लिबरेशन। इन्होंने गांधी जी की जो एक अध्याय जो उसने लिखा इंडियन स्ट्रगल में,
अपनी किताब में। उनमें एक आलोचना गांधी जी की ये की थी, गांधी जी जो डिप्लोमेसी को और बार्गेनिंग पावर को जो और इंटरनेशनल फ्रंट पर जो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन को प्रभावित करने की कोशिश है वो नहीं की। और जबकि इनका महत्व है, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर भी एफर्ट्स करते गांधी जी, दूसरे देशों से अपनी बात समझाते या उनका सहयोग लेते, तो अंग्रेज़ों पर ज़्यादा दबाव पड़ सकता था। गांधी जी की आलोचना करते हुए सुभाष जी ने एक जगह कहा है कि जब सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गए तो उन्होंने जब यूरोप का दौरा किया तो उसमें पॉलिटिकल लीडर से उन्होंने जो मुलाकात की उसमें उन्होंने अपनी बात उठानी चाहिए थी, या और ज़्यादा पब्लिक ओपिनियन अपने फ्रीडम स्ट्रगल के प्रति लेके आना चाहिए था, वो मजबूती रहती। तो उन कहते थे इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा भी ज़रूरी है अपने कॉज को पूरा करने के लिए। इंडियन नेशनल आर्मी जब वो कांग्रेस छोड़कर गए और उस टाइम पर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की और देश को आज़ाद कराने का एक ठोस प्रयास किया था। हालांकि वो सफल नहीं रहा इसका, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर जो है एक्सिस पावर जो एलाइड पावर से हार गई थी और एक्सिस पावर के समर्थन पर ही नेताजी ने ये एक प्रयास शुरू किया था, वो सफल नहीं हो पाए। वो दो बार, एक बार 1938 में और अगली बार 1939 में, पहले हरिपुरा के अधिवेशन में और फिर त्रिपुरा के अधिवेशन में दो बार वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और उन्होंने देश के लिए ही अपना जीवन आखिर में कुर्बान कर दिया। तो 1945 में एक हवाई दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई थी। तो ये उनके कुछ इंट्रोडक्शन थी। अब उनके जिनका उन पर प्रभाव पड़ा या जिनके जो उनकी आइडियाज़ थे जो डेवलप हुए या उनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी डेवलप हुई, तो किन व्यक्तियों का प्रभाव उनके जीवन पर रहा, किन परिस्थितियों का प्रभाव रहा। तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने एक आइडिया, कई आइडिया बहुत युवाओं को आज भी प्रेरित करते हैं कि उठो जागो और जब तक लगे रहो जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य पूरा ना हो जाए। तो सेल्फ रिलायंस का आइडिया जो था कि आत्मनिर्भर बनना चाहिए, देश की सेवा करनी चाहिए, ताकत बढ़ानी चाहिए, क्योंकि कमजोरी अपने आप में एक अभिशाप है। और साहसी होना चाहिए आदमी को, हर समस्या का मुकाबला साहस के साथ करना चाहिए और जनता को ऊपर उठाने का प्रयास हमेशा करना चाहिए। तो एक किस्म से स्वामी विवेकानंद के विचारों से जन्म से ही बहुत प्रभावित है, मतलब बाल्यावस्था से काफ़ी प्रभावित रहे हैं और उस तरफ उनका झुकाव भी रहा था शुरू शुरू में धर्म की तरफ। अरविंदो घोष से प्रभावित थे। अरविंदो घोष का जो आइडिया था जो मिलिटेंट नेशनलिज्म का था, जो शुरू में था, बाद में उन्होंने अरविंदो घोष एक सन्यासी बन गए थे या फिर इन चीज़ों से हट गए थे, लेकिन शुरू में वो मिलिटेंट नेशनलिस्ट थे, यानी कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे और देश को आज़ाद हिंसा के दम पर करवाना चाहते थे, ताकत के बल पर करवाना चाहते थे। और उन्होंने जो भारत माता का दिया कि भारत सिर्फ एक देश नहीं है बल्कि ये हमारी माता है, एक दैवीय सत्ता है जिसको जो हमें ताकत देती है या जिसकी हमें सुरक्षा करनी है। तो अरविंदो घोष से सोशलिज्म के आइडिया जो हमने बताया था कि समाजवाद के विचार से प्रभावित है कि किस तरह से आर्थिक समानता जरूरी है, सिर्फ राजनीतिक समानता पॉलिटिकल इक्वलिटी से काम नहीं चलेगा, और कलेक्टिव वेलफेयर, सभी का वेलफेयर करना है। रशियन रिवॉल्यूशन से बहुत प्रभावित थे। रशिया में लेनिन ने जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाकर देश का आर्थिक विकास किया, उनसे बड़े प्रभावित थे। और फासिज्म और ऑथोरिटेरियनिज्म से भी प्रभावित थे, यानी कि कई बार सुभाष चंद्र बोस पर आरोप भी लगता है कि क्या फांसीवादी थे या क्या वो जिंदा रहते तो क्या देश को तानाशाही तेज बना देते या तानाशाह के रूप में शासन करते। लेकिन ये आरोप है वो सिर्फ इसीलिए फासिज्म को लाइक करते थे कि उन्होंने किस तरह से मुसोलिनी ने इटली को और किस तरह से हिटलर ने जर्मनी को बहुत थोड़े समय में एक बहुत ताकतवर देश बना दिया है। उनके ऊपर राष्ट्रवाद से, राष्ट्रभक्ति से बड़े प्रभावित थे कि उन्होंने यूरोप का सबसे मजबूत देशों में उनको शामिल कर दिया। तो उनसे प्रभावित होकर सुभाष चंद्र बोस भारत को भी इतना ही मजबूत देश बनाना चाहते थे। वो उसकी तरह कभी लोगों की स्वतंत्रता का हनन करने के हक में नहीं थे या फिर रेशियल सुपरमेसी का आइडिया उन्हें पसंद नहीं था। इंपीरियलिज्म के बड़े विरोधी थे, जबकि ये ताकतें तो इंपीरियलिस्ट थी। तो वो फासिस्ट नहीं थे, सिर्फ फासिज्म के उस आइडिया को पसंद करते थे जो राष्ट्रवाद का आइडिया जो देश को मजबूती प्रदान करता है।
और उन पर इन्फ्लुएंस था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, जो कॉलोनियलिज्म के विरुद्ध जो हमारे देश में भी आंदोलन था, दैट वाज आल्सो एंटी कॉलोनियलिज्म मूवमेंट। वो आयरलैंड और इजिप्ट से बड़े प्रभावित थे। आयरलैंड में जो एक आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने जो हथियारों के दम पर अंग्रेज़ों से आज़ादी प्राप्त की थी, स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो उसी तरह से वो चाहते थे कि भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, भारत में भी ऐसा हो सकता है कि आर्म्ड स्ट्रगल के आधार पर जो है वो आज़ादी ली जा सकती है। पर्सनल एक्सपीरियंस थे उनके। प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक उदाहरण है कि उनका एक जो हिस्ट्री के टीचर थे ऑटन, प्रोफेसर ऑटन, वो बड़े एरोगेंट थे। वो डिस्क्रिमिनेट करते थे इंडियन स्टूडेंट्स के साथ, उनको बड़ा अपमानित करते। तो एक बार कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर जो है उनकी पिटाई करते, इस आधार पर इनको फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल भी दिया गया था। बाद में एक दूसरे कॉलेज से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री जो है साइकोलॉजी में ना उसमें फिलोसफी में पूरी की थी। फिर वो आईसीएस के एग्ज़ाम के लिए जो है वो इंग्लैंड में चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की थी। लेकिन फिर बाद में नॉन कोऑपरेट, हाँ, एक इस बात का भी उन पर प्रभाव पड़ा कि जो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले ली थी, जैसे आपको पता हो कि चोरा चोरी की कांड के बाद वापस ले ली थी, उससे वो बड़े दुखी हुए थे। वो कहते हैं कि आपदा से कम नहीं है। जब देश का जोश इतना हाई था तो उस वक्त आंदोलन को वापस लेना एक छोटी सी घटना के लिए ये ठीक नहीं था। तो धीरे धीरे फिर गांधी जी के विरोधी बन गए थे इन्हीं बातों से। उन्होंने अपने विचारों में जो नेशनलिज्म और सोशलिज्म दोनों उनके पसंदीदा विचार थे, और नेशनलिस्ट भी थे और सोशलिस्ट भी थे, तो अपने विचारों में उन्होंने नेशनलिज्म और सोशलिज्म को मिक्स करने का प्रयास किया है। अगर उनके जीवन के बारे में देखें तो वो कटक उड़ीसा में, उस टाइम पर ये बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा होता था, वहाँ पे इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ। 17 साल की उम्र में उन्होंने एक बार घर त्याग दिया था, एक किसी गुरु की तलाश में, आध्यात्मिक गुरु की तलाश में। लेकिन कुछ महीने बाद ये वापस घर आ गए थे। इन्होंने, जैसे मैंने बताया था कि ग्रेजुएशन के बाद आईसीएस का एग्ज़ाम पास किया, लेकिन एक साल बाद ही, लगभग एक साल बाद इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। और फिर ये 24 साल की उम्र में इन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स में भाग लिया था। सुभाष चंद्र बोस ज्वाइन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन 1921, बट ही selected C.R. Das, चित्तरंजन दास एज इज पॉलिटिकल गुरु, नॉट द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से शुरू प्रभावित थे, लेकिन चित्तरंजन दास से ज़्यादा प्रभावित थे और उनको ही इन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। एक बार जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी बनाई थी, कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी, इन्होंने चुनाव में भाग लिया, तो उन्होंने एक अखबार जारी किया था फॉरवर्ड, तो उसके जो है चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे ना, ये एडिटरशिप की थी। और चित्तरंजन दास जी जो थे वो मेयर बने थे उस टाइम पर कलकत्ता के, तो उन्होंने सुभाष को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया था। उस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहते हुए इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन फिर बाद में खुद भी ये मेयर बने थे। 1924 में अरेस्टेड इनको कर लिया गया। 1930 में ये कलकत्ता के मेयर चुने गए और उसी साल ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भी अध्यक्ष बने गए। लेफ्ट पॉलिटिक्स के, हमने बताया था, उनसे बड़ा लगाव रहा, यानी कि नेहरू के साथ और कांग्रेस सोशलिस्ट और एम एन रॉय को मिलकर उन्होंने लेफ्ट पॉलिटिक्स की थी, यानी कि समाजवादी सिद्धांतों के आधार पर आवाज़ उठाना या सामाजिक न्याय की बात उठाना। अगर आगे देखें तो फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कांग्रेस प्रेसिडेंट बने 1938 में फ्रॉम हरिपुरा अधिवेशन एंड 1939 इन त्रिपुरी सेशन। तो उसके बाद फिर इनके गांधी जी से जो है डिस्प्यूट हो गए थे। गांधी जी के साथ डिस्प्यूट होने की वजह से इन्होंने जो है वो एक लेफ्टिस्ट फॉर्म बनाने की कोशिश की कांग्रेस के अंदर ही, फॉरवर्ड ब्लॉक। लेकिन फिर धीरे धीरे जो गांधी जी के अनुयायी थे या जो नरम दल के लोग थे जो गांधी जी के से ज़्यादा प्रभावित, उन्होंने धीरे धीरे इनके साथ ऐसा सहयोग करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे फिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और अपनी एक अलग पार्टी बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक, जो अलग हो गई इससे पार्टी, पहले कांग्रेस के अंदर थी। लेफ्टिस्ट को इन्होंने इकट्ठा करने की कोशिश की, फिर परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बदल गई थी। फिर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होगा, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने एक नया
करने की सोची कि क्यों न एक सेना बनाई जाए और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा जाए और इसमें जर्मनी जापान जैसे जो अंग्रेज़ों के दुर्विरोधी देश उनकी मदद ली जाए। फिर वो बर्लिन पहुँचे। काबुल से होते हुए उनको हाउस अरेस्ट किया गया था, लेकिन उससे ये भाग निकले और फिर जर्मनी जापान होते हुए फिर ये 1943 में ये जापान पहुँचे। फिर उन्होंने वहाँ पर इंडियन नेशनल आर्मी, पहले मोहनदास ने उसको बनाया था, इनकी लीडरशिप जो है सुभाष चंद्र बोस को दे दी थी। लगभग 60,000 इंडियंस जो साउथ ईस्ट कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जो जापान की सेना ने या एक्सिस पावर ने जो वॉर प्रिजनर के रूप में रखा हुआ था, उनको उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को दे दिया था। इन्होंने आर्मी बनाई थी और जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा जो फेमस था, और नारा इन्होंने दिया था कि दिल्ली चलो, कि अब एक हम दिल्ली को आज़ाद कराएंगे। और इन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को अनाउंस किया एक प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन सिंगापुर, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट की घोषणा कर दी और खुद उसके राष्ट्रपति बने। लेकिन लड़ाई जो शुरू की, इन्होंने अंडमान निकोबार को आज़ाद भी करा लिया था। लेकिन फिर बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाजी पलट गई और एक्सिस पावर जो कमज़ोर होने लगी और अलाइड पावर जो मजबूत होने लगे, यानी कि जिनके मदद से, मुख्य रूप से जापान की मदद से, जर्मनी की मदद से जो भारत ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी देश को आज़ाद करने, वो खुद ही हार गए थे। तो इसके बाद फिर ये सेना ने, आज़ाद हिंद फौज ने सरेंडर कर दिया था और ये एक जहाज़ में बैठकर निकले थे टोक्यो की तरफ। लेकिन फॉर्मोसा, जिसको आज ताइवान बोलते हैं, यहाँ पर इनका प्लेन क्रैश हो गया। हालांकि इसको आज भी डाउट है कि, क्योंकि इनकी डेड बॉडी नहीं मिली शायद, और उसको आज भी डाउट है कि क्या उस प्लेन क्रैश में ये मृत्यु हो गई थी या बच गई थी। बीजेपी सरकार ने या वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट आज भी कमीशन बैठाए जाते इस बात की जांच करने के लिए, इस बात की पुष्टि करने के लिए। उनकी राइटिंग्स देखें तो उनके जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो एक तो इन दो किताबों में देखने को मिलती है। एक उन्होंने जो स्पीचेस वगैरह जो दिए थे कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए या फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस में रहते के प्रेजेंट रहते, तो कई बार जो स्पीचेस दिए थे या जो किताबें थी, एक तो जो इंडियन पिलग्रिम जो थी, ये 1897 से 1920 तक इनकी एक ऑटोबायोग्राफी के रूप में लिखी गई है। और इनकी एक महत्वपूर्ण किताब है जो इंडियन स्ट्रगल, जिनमें 1920 से 1932 तक की जो घटनाएं उन्होंने इसमें दर्ज की हैं। और 1935 में पहली बार पब्लिश हुई थी, लेकिन उस वक्त जो है यूरोप में, भारत में इसको ब्रिटिश इंडिया में बैन कर दिया था। और इसमें ही उन्होंने अपने कई आइडियाज़ दिए, खासकर जो गांधी जी की जो नीतियों का विरोध किया है हिंसात्मक पॉलिसी का, वो इसी किताब में उन्होंने किया है। उनकी कई चीज़ों पर कमियां पाई हैं कि इस तरह से गांधी जी के तरीक़ों से देश आज़ाद नहीं हो सकता। तो ये था जो हमारा पार्ट 1, जो इसमें हमने इसकी आइडियाज़ पढ़ने से पहले उनकी बेसिक बातें जानी, इंट्रोडक्शन या लाइफ स्ट्रक्चर। अब अगले वीडियो में इनके पॉलिटिकल आइडियाज़ को पढ़ना शुरू करते हैं कि इन्होंने सोशलिज्म या हिस्ट्री के बारे में क्या बातें कही। धन्यवाद।